सपनों की हाय हाय क्या लाइन है यार, आंखों को विजन वीडियो आई थिंक सो। फिर जो है ना, इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट सुपर पावर होता है। Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Non-Stop. It's me guys, sweet Sanu, and you are watching Sanu Non-Stop. So guys, finally again I'm back with another reaction video. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज की हमारी वीडियो का कि अगर इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग नहीं हुए होते तो आज किन हालातों के अंदर हम होते, क्या सिचुएशंस होती, क्या होता अगर इंडिया पाकिस्तान अलग ना होते, सब कॉन्टिनेंट हो, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट होता अगर इंडिया पाकिस्तान अलग ना होता। तो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं धीरू वराटे। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है गाइस। तो रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से जल्दी से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो बाकी की बातें साथ साथ वीडियो को लास्ट में भी होंगे, तो मेक श्योर वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम लोगों से बहुत ज्यादा दिल के करीब वाला टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचकर देखा है क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन ना हुआ होता? इस सिचुएशन को सोचकर सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है क्रिकेट। भाई क्या क्रिकेट टीम होती अगर सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर एक ही टीम में होते? क्या टीम होनी थी यार। विराट कोहली साथ में खेल रहे होते। फिर लोग बात करते हैं म्यूजिक की, क्या जबरदस्त सही बात है प्रोड्यूस होता अगर दोनों देशों के म्यूजिशियन साथ में रहते। लेकिन ये सब तो ऊपर की बातें हैं, इस चीज को काफी गहराई से देखा जा सकता है। एक यूनाइटेड इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती, इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या आई थिंक सो। फिर जो है ना, इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट सुपर पावर होता है। इस सिनेरियो पर एक सीरियस नजर डालते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं असली इतिहास देखकर कि क्या होना पड़ता अगर पार्टीशन को रोकना था तो। In August 1947, India gained independence after 200 years of British rule. As a British barrister draws a line on a map, a once peaceful land implodes. What followed was one of the largest and bloodiest forced migrations in history. Would we actually have been better off if partition had not happened? बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की हाय हाय क्या लाइन है यार, आंखों को वीजा नहीं लगता। शुरुआत करते हैं एक्चुअल हिस्ट्री से, क्योंकि उसे समझकर ही हम जान सकते हैं पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। साल 1857 से शुरू करते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स साथ में मिलकर लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश को इतना बड़ा झटका लगा कि इसके बाद उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चालू करी। लेट 1880s में पहली बार जिक्र किया जाता है टू नेशन थ्योरी का सैयद अहमद खान के द्वारा उनके भड़काऊ भाषणों में। इसकी डिटेल में बात मैंने पार्टीशन वाले वीडियोस में करी थी। 2 वीडियोस बनाए थे पार्टीशन के ऊपर, दोनों 20-20 मिनट के हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके बाद जाकर देख सकते हैं। साल 1905 में बंगाल का पार्टीशन कराया जाता है ब्रिटिश के द्वारा कम्युनल लाइंस पर। अगले साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है। फिर साल 1909 में आते हैं द फेमस मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और 1919 में मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन दोनों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश एक्चुअली में पॉलिटिकली डिवाइड कर देती है लोगों को धर्म के नाम पर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करके। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब धर्म के नाम पर कुछ सीटें होंगी जहां पर उसी धर्म के लोग वोट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिम सीटें होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग वोट कर सकते हैं। इसके चलते हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में दरारें बढ़ने लगती हैं। साल 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस मजहब के नाम पर जो है वो लोगों का बंटवारा किया जिन्ना के बीच में। इसके तहत कांग्रेस इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट करती है मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? उन्हें लगता है इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन गांधी जी ने जैसा एक बार कहा था, द मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड। हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ाने का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कम्युनल इलेक्टोरेट का शॉर्टकट लेना बहुत हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन कांग्रेस के नेता ये नहीं सोच सके। साल 1915 में हिंदू महासभा की एस्टैब्लिशमेंट करी जाती है और 1923 में हिटलर के फैन बॉय विनायक सावरकर अपनी किताब लिखते हैं एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। इसमें ये बताते हैं कि कैसे हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और देश में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें साथ मिलता है आरएसएस के लीडर MS गोलवलकर से, जो कि खुद एक हिटलर के फैन बॉय होते हैं। आगे चलकर साल 1925 में RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। आरएसएस के लोगों को एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी मूवमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करना, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस यहां पर हमारे असली दुश्मन हैं। तो इस पॉइंट तक आकर दोनों हिंदू और मुसलमानों में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई हैं
जो बंटवारे की भावना को प्रमोट करती हैं। इसी के चलते 1920s और 1930s का जो समय था उसमें भारी कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं दोनों धर्मों के बीच में। पार्टीशन की जो भावना थी वो यहां से जन्म लेने लगती है। 1933 रहमत अली, एक और हिटलर के फैन बॉय, एक पैम्फलेट लिखते हैं जिसका टाइटल होता है नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। इस पैम्फलेट को पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसमें पहली बार डिमांड उठाई जाती है कि 5 नॉर्दर्न प्रोविंसेस पंजाब, NWFP, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को एक सेपरेट मुस्लिम देश बनाया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को बाद में मॉडिफाई करके शब्द बना पाकिस्तान। 1937 सावरकर अपने भारत तोड़ो प्रोपेगेंडा को दोबारा से दोहराते हैं। हिंदू महासभा के अहमदाबाद सेशन में ये कहते हैं कि इंडिया एक होमोजेनस और यूनिटेरियन नेशन नहीं है। इंडिया के अंदर 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। 3 साल बाद साल 1940 में लाहौर सेशन में जिन्ना भी यही चीज कहते हैं। हिंदूज और मुस्लिम्स का सोशल ऑर्डर अलग है, अलग सिविलाइजेशंस हैं, तो मुस्लिम्स का अपना एक अलग होमलैंड होना चाहिए। ब्रिटिश वाइसरॉय लिनलिथगो इन्हें सपोर्ट करते हैं। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का मानना था कि पाकिस्तान अगर एक अलग देश रहेगा तो एक फेथफुल फ्रेंड की तरह बनेगा ये वेस्ट का, और एक डिफेंसिव वॉल की तरह बना रहेगा सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट इंडिया के बीच। साल 1945 अभी जो है ना वो चीजें खुल के सामने आ रही है भाई कितने सालों के बाद। 3 देश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसतान। अगस्त 1943 सावरकर कहते हैं कि उन्हें मिस्टर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हिंदूज और मुस्लिम्स 2 अलग अलग नेशन हैं। इन सारे कम्युनल भाषणों के बीच में 1946 में इलेक्शंस बुलाई जाती हैं ब्रिटिश इंडिया में। इन इलेक्शंस में मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं। नतीजा ये कि मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिल जाती हैं इस इलेक्शन में। हालांकि कांग्रेस अभी भी नंबर 1 पे थी 923 सीट्स के साथ, लेकिन ये चीज बड़े क्लियरली दिखती है कि मुस्लिम लीग एक बहुत पावरफुल फोर्स है और मेजॉरिटी मुस्लिम सीट्स को मुस्लिम लीग ही जीतती है। कई लोग इस फैक्ट को पॉइंट आउट करके ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि देखो मुस्लिम्स ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान के फेवर में थी बड़े क्लियरली। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी कोई बात नहीं करता यहाँ पर, इन इलेक्शंस में कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी। वोटिंग की एज 21 साल थी और ऐसा नहीं था कि हर आदमी वोट कर सकता था। बड़ी लिमिटेशंस लगाई गई थी। वोट करने के लिए प्रॉपर्टी की रिस्ट्रिक्शन थी, लैंड ओनरशिप की जरूरत थी, टैक्सेस पे किए होने चाहिए थे, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस थी और अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते तभी आप इन इलेक्शंस में वोट कर सकते। कुल मिला के बात ये थी कि सेंट्रल असेंबली में जो फ्रेंचाइज थी, देश भर की पॉपुलेशन के सिर्फ 3% लोग एलिजिबल थे वोट करने के लिए और प्रोविंशियल असेंबलीज में सिर्फ 13% लोग। तो ये इलेक्शंस बेसिकली अपर क्लास लोगों की इलेक्शंस थी। आम जनता को कोई मौका नहीं मिल पाया पार्टिसिपेट करने का। वैसे एक फन फैक्ट, हिंदू महासभा को इसमें एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग ने इतनी सारी सीटें जीत ली, अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन की कॉल करती है। जिन्ना का कहना था कि या तो वो इंडिया को डिवाइडेड देखेंगे या इंडिया को डिस्ट्रॉयड देखेंगे। भारी वायलेंस देखने को मिलता है, 4000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं 5 दिनों के अंदर अंदर और मेजरली इस वायलेंस के विक्टिम थे हिंदूज और गांधी जी अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर नौकली जाते हैं हिंदूज को बचाने के लिए। इस पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था? वैसे तो बहुत से लीडर्स थे जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी बोस, मौलाना आजाद, कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो पार्टीशन के अगेंस्ट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यूनियनिस्ट पार्टी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर देखेंगे कि पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। अभी तक का हमने सुना कि किस तरीके से धीरू राठी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डेट्स वगैरह भी साथ बताकर और कोड कर करके कि किसने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। तो मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान अगर इकट्ठा होता, अगर मुझे मतलब लाइक अब चीजें जो है वो रिएक्ट करती हूँ मैं वीडियोस के ऊपर, तो मुझे जो है ना वो खुल के चीजें सामने आती है कि जो रियल हिस्ट्री है वो क्या है। मतलब लाइक मजहब के नाम पर जो है वो लोगों को डिवाइड एंड रूल के तौर पर चला गया, ठीक है। तो मजहब के नाम पर जो है वो लोगों को लड़वाया गया और उनको जो है वो सेपरेट किया गया। तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कि इंडिया पाकिस्तान अगर सेपरेट हो गया है तो क्या ये अच्छा हुआ है कि नहीं अच्छा हुआ, कि इंडिया पाकिस्तान को एक साथ रहना चाहिए था? मेरे ख्याल से अगर ये एक साथ होते और डिवाइड
और रूल के तौर पर नहीं चलते, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सुपर पावर आज सब कॉन्टिनेंट होता, ठीक है, लेकिन फिर जो है वो काफी मसले मसाइल जो है वो चलते रहते, तो वो तो बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देख लेंगे कि क्या चीज होती क्या नहीं होती। तो आप लोगों ने अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।